राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद क्लास पुनिया चैनल पर। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में नारीवादी लेखिका और प्रख्यात राजनीतिक चिंतक दार्शनिक मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट राजनीतिक चिंतकों में इनका नाम अग्रणी रूप से है। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि इन्होंने तत्कालीन समय में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे थे उनको अपने लेखन में लिखा और काफ़ी हद तक इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट एक नारीवादी लेखिका, बौद्धिक। इनका जन्म 27 अप्रैल 1759 को लंदन में हुआ। तो मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट का जन्म 27 अप्रैल 1759 को लंदन में हुआ। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने खुद को एक नारीवादी लेखन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कंठपति ग्रंथों के प्रकाशक जोसेफ जॉनसन के लिए एक अनुवादक के रूप में काम करते हुए उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध रचना ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, तो इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि नारीवादी लेखिका मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट का प्रसिद्ध निबंध, प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन इनका महत्वपूर्ण रचना है। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट 1759 से लेकर 1797 तक इनका जीवन काल रहा। ये एक अंग्रेज लेखिका, दार्शनिक, महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने वाली। अपने छोटे से जीवन काल के दौरान इन्होंने उपन्यास, ग्रंथ, एक यात्रा कथा, फ्रांसीसी क्रांति का इतिहास, एक आचरण पुस्तक और बच्चों की एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। अपनी कलम में वोllस्टोनक्राफ्ट ने महिलाओं की समानता की तीक्ष्ण वकालत की है, यानी ये महिलाओं की समानता की समर्थक थी। उनकी रचना ए एविडेंस ऑफ राइट ऑफ वुमन, यानी पहले तो जो हमने रचना पढ़ी थी वो थी ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन, दूसरी है एविडेंस ऑफ राइट ऑफ वुमन। तो इनकी जो दो महत्वपूर्ण रचना है इनको याद रखना है, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन और एविडेंस ऑफ राइट ऑफ वुमन। तो एविडेंस ऑफ राइट ऑफ वुमेन ने शैक्षणिक सुधारों के लिए सामाजिक दबाव डालने का भरसक प्रयत्न किया। वोllस्टोनक्राफ्ट को एविडेंस ऑफ द राइट ऑफ वुमेन 1792 में जिनकी रचना हुई के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। यानी जो इन दोनों रचनाओं इनमें से इनकी जो एविडेंस ऑफ राइट ऑफ वुमेन है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस बुक में इन्होंने क्या लिखा? इस बुक में इन्होंने कहा कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से पुरुषों के से कमज़ोर नहीं होती, लेकिन वो कमज़ोर या कमतर इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि उनके पास शिक्षा की कमी है। वो कहती हैं कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को तर्कसंगत प्राणी माना जाना चाहिए और तर्क और समानता पर स्थापित सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की जानी चाहिए। यानी जो जो भेदभाव चल रहा है वो महिला और पुरुष के बीच, वो भेदभाव समाप्त होना चाहिए, उनको बराबर समझा जाना चाहिए महिलाओं को। अब देखते हैं कि वोllस्टोनक्राफ्ट का नारीवादी दर्शन क्या है। तो मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट की रचना ए विंडिकेशन ऑफ वुमेन राइट एक ऐसा आधारभूत कार्य था जो आज भी नारीवाद और मानवाधिकार आंदोलनों में गूंजता है। यानी महिलाओं की मुख्य रूप से इन्होंने वकालत की है, महिलाओं के समर्थन में आई है, महिलाओं को तत्कालीन समय में बराबर, पुरुषों के बराबर दर्जा दिलवाने के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया है, इन्होंने जो अपने किताबों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से लिखा है, उससे तत्कालीन समय में काफ़ी प्रभाव पड़ा और कहीं ना कहीं स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ। तो आज भी हम कह सकते हैं कि नारीवाद और मानवाधिकार आंदोलनों में इनके जो विचार हैं वो गूंजते हैं। वोllस्टोनक्राफ्ट ने एडमंड बर्क की फ्रांसीसी क्रांति पर लिखी गई रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की प्रतिक्रिया के रूप में भी अपनी पुस्तक को 1790 के अंत में प्रकाशित किया। बर्क के फ्रांसीसी क्रांति को ऐसे आंदोलन के रूप में देखा जो अनिवार्य रूप से अंततः विफल हो जाएगा। यानी इन्होंने जो एडमंड बर्क की जो फ्रांसीसी क्रांति पर जो इनकी रचना थी रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में इन्होंने लिखा। तो मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट की जो प्रारंभिक जो रिएक्शन था वो पुरुषों के अधिकारों का उल्लंघन 1790 लिखने के लिए थी, जो कि बर्क के विचारों का एक विशुद्ध खंडन था।
जिसमें संसदीय सुधार के पक्ष में तर्क दिया और कहा था कि धार्मिक और नागरिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से अज्ञान से भ्रष्टाचार के कारण एक आदमी के जन्म के अधिकार का हिस्सा थे। पुरुषों के अधिकारों के लिए यह तर्क अद्वितीय था, जिसमें थॉमस पेन ने 1791 में ब्रक के खिलाफ बहस करते हुए राइट ऑफ मैन का प्रकाशन किया। यानी जो ब्रक के खिलाफ इन्होंने जो थॉमस पेन ने जो बुक लिखी 1791 में, उसका नाम है राइट ऑफ मैन। और यानी हम कह सकते हैं कि थॉमस पेन ने जो ब्रक के खिलाफ बहस करते हुए जो राइट ऑफ मैन पुस्तक लिखी है, उससे भी एक कदम आगे चलकर मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट महिलाओं के अधिकारों के लिए सशक्त थी और पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाना चाहती थी मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट। अब तक हमने देखा कि मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलनरत रहे और मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने जो बुक लिखी है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन और दूसरी एविडेंस ऑफ राइट ऑफ वुमेन, जिसमें एविडेंस ऑफ राइट ऑफ वुमेन 1792 के माध्यम से मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट को प्रसिद्धि मिली। वोllस्टोनक्राफ्ट की हम अगर तुलना करें तो धर्मशास्त्री और विवादास्पद जोसेफ प्रिस्टले और पाइन जैसी प्रमुख विचारकों से की गई थी। उन्होंने बर्क के तर्कों के जवाब में राइट ऑफ मैन 1791 में लिखा और जो सबसे लोकप्रिय साबित हुआ। उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली काम राइट्स ऑफ वीमेन 1792 में महिलाओं के अधिकारों को तर्कपूर्ण विचारों के साथ प्रस्तुत किया। यानी हम कह सकते हैं कि इनका जो सारी वो महिलाओं के समर्थन में है, महिलाओं को मजबूत करने में, महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिलवाने में मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट का योगदान रहा है। इन्होंने अपने शुरुआती लेखन में जो शिक्षा के बारे में ज़्यादा लिखा है, जोर दिया है। इन्होंने जो इनकी एक और रचना द फीमेल रीडर में युवा महिलाओं के सुधार के लिए साहित्यिक तर्क के संकलन को प्रस्तुत किया। यानी इनकी एक जो रचना है द फीमेल रीडर, उन्होंने अपने लेखन में इस विषय को संबोधित भी किया है। उनकी पुस्तक एजुकेशन ऑफ डॉटर्स 1787 और ओरिजिन स्टोरीज ऑफ रियल लाइफ 1788 में वोllस्टोनक्राफ्ट ने उभरते मध्यमवर्गीय लोकाचार में बच्चों को शिक्षित करने की वकालत की है। यानी इनकी रचना ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन पढ़ी, इनकी रचना एविडेंस ऑफ राइट ऑफ वुमेन पढ़ी, इनकी रचना द फीमेल रीडर देखी हमने, इनकी रचना एजुकेशन ऑफ डॉटर्स देखी, इनकी रचना ओरिजिनल स्टोरीज ऑफ रियल लाइफ। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है एविडेंस ऑफ राइट ऑफ वुमेन। इन्होंने आत्मानुशासन, ईमानदारी, मितव्ययता और सामाजिक संतोष के लिए मध्यम वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने का आह्वान किया। इन्होंने महिलाओं के साथ साथ जो बच्चों को शिक्षित करने का भी संदेश दिया। तो इन्होंने कहा कि भाई आत्मानुशासन, ईमानदारी और मितव्ययता के लिए, सामाजिक संतोष के लिए मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं उनको भी शिक्षित होना आवश्यक है। अब देखते हैं कि मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट का बौद्धिक योगदान क्या रहा। तो 17वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण शैक्षिक दार्शनिक जॉन लॉक ने वोllस्टोनक्राफ्ट के बौद्धिक योगदान का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि उक्त दोनों पुस्तकें बच्चों को तार्किक आधार पर पढ़ाने के महत्व पर बल देती हैं। कौन कौन सी पुस्तक है? एजुकेशन ऑफ डॉटर्स एंड ओरिजिन स्टोरीज ऑफ रियल लाइफ। इन्होंने जो बच्चों को पढ़ने का आह्वान किया है उसके बारे में बताया, तो इसका समर्थन जॉन लॉक ने भी किया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी बुक है ए विंडिनेशन ऑफ वुमेन, इस रचना में वोllस्टोनक्राफ्ट ने तर्क दिया है कि अच्छी तरह से शिक्षित महिलाएं अच्छी पत्नियां और माँ होंगी और अंतर्राष्ट्र राष्ट्र के लिए सकारात्मक योगदान देगी। ये बात इन्होंने अपनी बुक एविडेंस उसमें कही है, एविडेंस ऑफ राइट ऑफ मैन 1790। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने यह भी कहा है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से दीन नहीं है और कोई भी पुरुष या महिला स्वतंत्र को तब तक महत्व नहीं देता जब तक कि उसे प्राप्त करने के लिए उसे संघर्ष नहीं करना पड़ता। यानी अगर महिलाओं को स्वतंत्र होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो उसे संघर्ष करना पड़ेगा। जो इनका नारीवादी दर्शन है, इनके शुरुआती कार्यों में ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन महत्वपूर्ण बुक है। इसमें इन्होंने तर्क दिया है कि महिलाओं को समाज में अपनी स्थिति के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें इस स्थिति को फिर से परिभाषित करना होगा जिसमें दावा किया जाता है कि महिलाएं राष्ट्र के लिए आवश्यक हैं। इन्होंने मतलब इनकी जो बुक है, इन्होंने बताया कि इनके जो पॉजिटिव जो बातें हैं जितने भी महिलाओं के लिए वो बताए हैं इनमें, और महिलाओं के लिए क्या करना आवश्यक है, ये सब बातें उन्होंने अपनी बुक्स में बताई हैं। और महिलाओं के साथ साथ ये बच्चों को भी शिक्षित करना चाहती है।
और इन्होंने कहा कि महिला शिक्षित होगी तो बच्चे भी शिक्षित होंगे और पति के लिए अच्छी पत्नी मिलेगी, और पत्नी की बजाय साथी की भूमिका में अगर वो रहेगी तो सही रहेगी। महिलाओं को विवाह के रूप में समाज या संपत्ति के आभूषण के रूप में देखने के बजाय वोलेस्टोनक्राफ्ट का मानना था कि वे भी मानव है जो पुरुषों के सम्मान मौलिक अधिकार के हकदार हैं। यानी इन्होंने पुरुषों से आग्रह किया है कि वो एक जो महिला है उसको केवल संपत्ति का आभूषण या जो घर में काम करने वाली न समझे, उसको एक ब्रॉड माइंडेड रूप में देखें। ये भी व्यक्तियों के सामान्य मौलिक अधिकारों के हकदार हैं। इनकी जो एक रचना है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन का बड़ा हिस्सा जेम्स फोर्डिस और जॉन ग्रेगरी जैसी पुस्तक लेखकों और जीन जैक्स रूसो जैसे दार्शनिक के विरुद्ध व्यवहारिक रूप से प्रतिक्रिया देता है। यानी इन्होंने जो तत्कालीन समय में जो जेम्स फोर्डिस और जॉन ग्रेगरी और रूसो जैसे जो महान दार्शनिक थे ना, उनके विरुद्ध, उनके विचारों के विरुद्ध भी इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। ये जो है ना, जो रूसो है, ये महिलाओं को शिक्षा से वंचित करना चाहते थे, जिसमें रूसो ने तो खास तौर पे कहा है कि महिलाओं को पुरुषों की खुशी के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। इन्हें मेरी वोलेस्टोनक्राफ्ट ने कहा है। इन्होंने महिलाओं के बारे में प्रचलित धारणाओं का उपहास किया। वे घर में रहने वाली ऐसा है और मात्र आकर्षक श्रृंगार करते हैं, ये बात कही रूसो ने। मेरी वोलेस्टोनक्राफ्ट इस मायने में एक कट्टरपंथी महिला थी। वह मानव जाति की वर्तमान परिस्थिति और अंतिम पूर्णता के बीच की खाई को पाटना चाहती थी। वह वास्तव में फ्रांसीसी क्रांति की बालिका थी और जिसने अपने हाथ में एक नया कारण और परोपकारिता का एक नया युग देखा। मेरी ने न केवल अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बल्कि सभी महिलाओं की मदद करने का कार्य किया। मेरी ने दोनों उपन्यास विवाह की पितृसत्तात्मक संस्था और महिलाओं पर इसके घातक प्रभावों के रूप में आलोचना की। उन्होंने अपना पहला उपन्यास मेरी ए फिक्शन 1788 में नायिका को आर्थिक कारणों के लिए प्रेम पूर्वक विवाह के लिए मजबूर किया गया है। यानी जो इनका उपन्यास, जो पहला उपन्यास था मेरी ए फिक्शन 1788 में, उन्होंने जो नायिका का रोल दिया है उसमें आर्थिक कारणों के कारण प्रेम पूर्वक विवाह करने के लिए मजबूर किया गया, ऐसा इन्होंने दर्शाया है। इन्होंने जो अपने उपन्यासों के माध्यम से जो महिलाओं की कंडीशन है, जो महिलाओं की जो दशा है, उसका चित्रोल्लेख किया है। तो वह दो भावुक रोमांटिक दोस्तों, एक महिला के साथ और एक पुरुष के साथ शादी से बाहर जाकर प्यार और स्नेह की अपनी इच्छा को पूरा करती है। ये बातें इन्होंने अपने उपन्यास में दर्शाई हैं। और दूसरा जो मारिया द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन 1798 में लिखा, उसमें एक जिसे एक अधूरा उपन्यास के रूप में मरणोपरांत प्रकाशित किया गया था। यानी इनका जो पहला उपन्यास था मेरी ए फिक्शन 1788, जिसमें उसे एक नायिका की भूमिका में महिला को बताया जो आर्थिक कारणों से प्रेमपूर्वक विवाह करती है। दूसरा है मारिया द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन 1798 में, पूरे 10 साल बाद। ये पूरा नहीं हुआ था, अधूरा था, और इनके मरने के बाद इनको प्रकाशित किया गया। वोलेस्टोनक्राफ्ट को सबसे कट्टरपंथी नारीवादी कृति माना जाता था। ये कहानी एक महिला द्वारा अपने पति की शरण में कैद एक महिला की कहानी के आसपास घूमती है। यानी जो ये दूसरे वाला उपन्यास है ना, इसके बारे में बताया है कि इसमें यही है। मेरी की तरह मारिया भी शादी से बाहर जाकर एक साथी कैदी और उसके एक रखवाले के साथ दोस्ती के स्वरूप में तृप्ति देखती है। वोलेस्टोनक्राफ्ट के उपन्यासों में सफल विवाह का चित्रण नहीं किया गया है। हालांकि वह राइट ऑफ वुमेन में अलग ही तरह के रिश्ते प्रस्तुत करती है। मतलब इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने उपन्यासों के माध्यम से, अपने लेखों में के माध्यम से जो स्त्रियों की दशा का चित्रण किया है और उसमें इन्होंने बदलाव करने के लिए आह्वान किया है पुरुषों से। और जो रूसो है, या आपने और जो दो नाम और लिए थे, जेम्स फोर्डियस और जॉन ग्रेगरी, तो इनकी जो पुस्तकों की जो इन्होंने जो इनकी पुस्तकों में जो बात दी गई थी कि महिलाएं तो केवल घर के लिए ही हैं, वो केवल संपत्ति हैं, तो महिलाओं को शिक्षित करना कोई आवश्यक नहीं है, इसके खिलाफ इन्होंने जो प्रतिक्रिया स्वरूप जो बुक्स, जो उपन्यास लिखा है, उनमें जो इन्होंने एक नायिका, एक महिला को बनाया है और उसकी दशा का चरित्र चित्रण किया कि किस प्रकार वो परेशानी में रहकर अपना जीवन व्यतीत करती है और उसमें परिवर्तन होना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क में लिखे गए वोलेस्टोनक्राफ्ट के पत्र एक गहरी व्यक्तिगत यात्रा कथा का चित्रण है। इस प्रकार के 25 पत्र इन विषयों को एक विस्तृत श्रृंखला का वर्णन करते हैं।
1788 में वे कट्टरपंथी ग्रंथों के प्रकाशक जोसेफ जॉनसन के अनुवादक और साहित्यिक सलाहकार बन गई। इस क्षमता में वह लंदन के बौद्धिक और कट्टरपंथी विचारों के सबसे उन्नत वर्ग से परिचित हुई और स्वीकार की गई। वोलेस्टोनक्राफ्ट की अपनी दूसरी बेटी को जन्म देने के 11 दिन बाद कई अधूरी पांडुलिपियों के पीछे छोड़ते हुए मात्र 38 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। ये बेटी मेरी वोलेस्टोनक्राफ्ट गॉर्डन मेरी शैली के रूप में खुद एक कुशल लेखिका बनी, जिसका सबसे प्रसिद्ध काम फ्रैंकस्टीन था। 20वीं सदी के आरंभ में नारीवादी आंदोलन के उदय के साथ वोलेस्टोनक्राफ्ट की महिलाओं की समानता और पारंपरिक स्त्रीत्व की आलोचनाओं की वकालत तेजी से महत्वपूर्ण हो गई थी। आज वोलेस्टोनक्राफ्ट को एक संस्थापक नारीवादी दार्शनिकों में से एक माना जाता है। यानी जीवन इनका हालांकि थोड़ा सा ही रहा, केवल 38 वर्ष ही, लेकिन इन 38 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा और एक नारीवादी आंदोलन का उदय करने में इनका महत्वपूर्ण हाथ रहा। और उन्होंने जो जो महिलाओं के प्रति जो असमानता और उनके स्त्रीत्व की जो आलोचना है उनकी वकालत की है और उनको एक आदर्श स्थान दिलाने का प्रयास किया है। तो हम कह सकते हैं कि वोलेस्टोनक्राफ्ट आज एक संस्थापक नारीवादी दार्शनिकों में से एक माना जाता है। इनको नारीवादी लेखक अक्सर उनके जीवन और प्रभाव पर महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कि विद्वान कोरा कापलान ने वर्ष 2002 में वोलेस्टोनक्राफ्ट को एक जिज्ञासु विरासत के रूप में चित्रित किया है, जो समय के साथ कई शैलियों में एक लेखक व कार्यकर्ता के रूप में विकसित हुई। सार रूप में हम कह सकते हैं कि मेरी वोलेस्टोनक्राफ्ट इंग्लैंड की एक महान दार्शनिक, राजनीतिक चिंतक व नारीवादी लेखिका थी, जिसमें उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिलाने का प्रयास किया है। संक्षेप में हमने जाना कि मेरी वोलेस्टोनक्राफ्ट के लेख, इनकी रचनाएं, इनके उपन्यास, इनका जीवन काल, ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट, लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे चैनल के साथ। जीके विद कैलाश पूनिया। धन्यवाद।